तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग सीडीएस के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक देख रहे थे। आज हम आगे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीडीएस में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, जो कि 2009 में आया था। एंड क्वेश्चन है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। अब उसके मेन फीचर्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोविजन। एक 3 टायर सिस्टम होगा पंचायती राज सिस्टम का फॉर ऑल स्टेट। तो ये बात तो सही है। पंचायत इलेक्शन इन एवरी 5 ईयर, तो हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शंस होंगे, तो ये भी बात करता है। एंड वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देता है, यानी कि 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं पंचायती राज में वो वुमेन्स को रिजर्व होंगी। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स, ये जो पर्टिकुलर ये जो फीचर है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। तो ये जो है ये नहीं है। बाकी 1 2 and 3 जो है वो इसके फीचर्स हो जाएंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, जिसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि 2009 के सेकंड वाले पेपर में आया था। एंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंस्टिट्यूट एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो दी हुई हैं उसमें से ये कौन सी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मानी जाएंगी। तो हम सभी को पता है कि हमारे जो राइट्स हैं वो सारे अनलिमिटेड राइट्स नहीं हैं, तो उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड उन्हीं उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सी इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन द स्टेट डिसअलाउज अ कैंडिडेट फ्रॉम सिक्योरिंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने मॉरलिटी पढ़ी थी, तो मॉरलिटी के खिलाफ होगा अगर हम लोग रिलीजन के बेस पे हम लोग वोटिंग जो है वो मांगेंगे, तो ये मॉरलिटी के खिलाफ होगा, इसलिए ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। एंड ये जो है वो सरकार कर सकती है, इसको एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जा सकता है। When the state disallows citizens from forming a club out of state funds that denies access to women। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो इसमें भी मॉरलिटी जो है वो वायलेट हो रही है, तो मॉरलिटी के बेसिस पे इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस माना जा सकता है। तो वुमेन्स को यहाँ पे समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये सब मॉरलिटी वगैरह के खिलाफ है, तो यहाँ पर भी ये चीजें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड डिसअलाउज टेम्पररी रेसिडेंट्स टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नागालैंड। अगर नागालैंड में प्रॉपर्टी लेने से मना कर देती है नागालैंड की सरकार, तो क्या इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में इसको माना जा सकता है? तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में एक हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइब्स जो हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ट्राइबल एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है सरकार। तो ये भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। तो ये तीनों जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहे जा सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बाकी हम लोगों ने डिटेल में कर चुके हैं, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहो तो तुम लोग देख सकते हो। फिर है, इन इंडिया द सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कमांडर जो है आर्म्ड फोर्सेस का वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड दिस मीन्स दैट इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर ही शी कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाई लॉ। तो ये स्टेटमेंट भाई गलत है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांड उसके पास रहेगी, लेकिन उसको लॉ के थ्रू रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके पास अंधाधुंध पावर्स नहीं है, उसके लिए एक लॉ बनाया जाएगा और लॉ के थ्रू उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो बी इसका सही आंसर है, ही शी शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। ठीक है, तो उसकी जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर बनने के बाद, तो उसको वो पावर्स जो हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा लॉ के थ्रू। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके पास अंधाधुंध पावर्स नहीं होती, तो ये तुम लोग याद रखना। प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस ओनली फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो वॉर के जब वार वगैरह होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पे बात करे और फिर जो है वो डिसीजन ले। तो इसमें पूरी कैबिनेट और डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सारी जो चीजें हैं उन सबका जो है सलाह मशवरा जो है वो किया जा सकता है। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कह रहा है, ड्यूरिंग वॉर द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी तो लगा सकता है वॉर के टाइम पे, लेकिन वो अपने आप इमरजेंसी नहीं लगा सकता, उसको जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कहेगी इमरजेंसी लगाने के लिए, देन जो है वो फिर इमरजेंसी लगेगी, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे छीन लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के लिए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल होती है। डीपीएसपी हैव अ पॉलिटिकल सैंक्शन। तो पॉलिटिकल सैंक्शन तो होता है भाई कि जो भी सरकार वगैरह है उनको डायरेक्शन देती है डीपीएसपी कि ऐसी ऐसी तुम्हें पॉलिसीज बनानी है और ये काम जनता के लिए करना है, इस तरीके से करना है। तो पॉलिटिकल सैंक्शन तो रहता है।
डीपीएसपी इज डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो कैसा होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो डीपीएसपी करती है। डीपीएसपी प्रॉमिस इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इंडियंस। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो कुछ भी प्रॉमिस नहीं करती, कुछ भी गारंटी नहीं करती। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शन देती है स्टेट को कि भाई तुम ये काम कर दो फलाना फलाना, एंड स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बना दो, सबका भला कर दो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डीपीएसपी कहती है। तो डीपीएसपी प्रॉमिस नहीं करती कि इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर सबको देना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्शन जरूर देती है कि हाँ सबकी इनकम बराबर होनी चाहिए, जो पिछले तबके के लोग हैं उनको ऊपर आना चाहिए, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए सरकार को। इसके फिर थ्रू आयुष्मान भारत योजना टाइप की जो चीजें हैं वो फिर इसके थ्रू जो है वो सरकार दे देती है। तो डायरेक्शन देती है, प्रॉमिस नहीं करती, गारंटी नहीं देती। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। फिर है द कोरम फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। तो कोरम जो है वो क्या होता है, कोरम जो होता है वो होती है मिनिमम अटेंडेंस। ठीक है, सेशन को करने के लिए, तो पार्लियामेंट के जो इतने भी सेशन होते हैं तो उसके लिए कुछ मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। तो वो मिनिमम अटेंडेंस कितनी है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, तो 1/10 जो है, अगर मान लीजिए 100 मेंबर हैं तो कम से कम 10 लोगों को जो है वो उपस्थित होने चाहिए फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट सेशन के लिए कोरम जो है वो कितना है, 1/10 है। ठीक है, तो मान लो अगर तुम अपनी बीएससी वगैरह या फिर बीटेक की क्लास ले रहे हो, तो वहां पे एक मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए क्लास को करवाने के लिए, वरना जो तुम्हारा प्रोफेसर है वो क्लास ही नहीं लेगा। तो वो अटेंडेंस जो है वो कितनी है, 1/10 की। ठीक है, तो अगर 100 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, तो 10 बच्चों को आना पड़ेगा, तभी जो प्रोफेसर है वो क्लास लेगा। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लेते हैं, काफी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है 1985 में, एज अमेंडेड इन 2003, 2003 में इसको अमेंड कर दिया। अब लेजिस्लेचर अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 10th शेड्यूल जो है वो क्या है, तो 10th शेड्यूल जो है वो किससे डील करता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा, ये इस सवाल में पूछ रहा है। ही वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही वाज इलेक्टेड। ठीक है, तो अगर कोई नेता है, अगर वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव जीतता है, और वो फिर चुनाव जीत गया, एंड फिर उसने क्या किया, उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी चुनाव जीतने के बाद, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर जो भी विधानसभा लोकसभा जहां का भी वो मेंबर हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो पार्टी छोड़ देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रैरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और विधानसभा या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जहां पे भी वोटिंग चल रही है, मतलब किसी बिल पे जैसे वोटिंग होती है, यस नो दबाना पड़ता है, किसी बिल को सपोर्ट करना है या फिर सपोर्ट नहीं करना किसी बिल को, तो वहां पर अगर उस बंदे ने जो पार्टी की डायरेक्शन है, मतलब उसको यस दबाने के लिए कहा गया है, अगर वो नो दबा देता है या फिर वोट ही नहीं करता अपना, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये जो है वो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप और पार्टी इन द हाउस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं और उसमें से 1/3 जो है वो अलग जो है वो अलग अपनी पार्टी बना लेते हैं, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो महाराष्ट्र वगैरह में ये यहाँ पर ये सारी चीजें हुई थी, तो ये बाकी पूरी नई पार्टी बन गई थी, एंड तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर 1/3 किसी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो अगर छोड़ के चले जाते हैं 1/3 से कम, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आता है। अ मेंबर हु हैज बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर कोई जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो इलेक्टेड हुआ है, किसी पार्टी से नहीं लड़ा है, लेकिन वो बाद में इलेक्ट होने के बाद, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, देन उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, वो ये पूरा जो है एंटी डिफेक्शन लॉ तुम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा यही है। ठीक है, 10th शेड्यूल जो है वो यही है, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही वाज सीकिंग फ्रॉम द लोकसभा। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है तुम लोग याद रखना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इनकी वोटिंग वगैरह होती है, कहाँ पे ये लाए जा सकते हैं, तो लोकसभा याद रखना। ठीक है, तो लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में इसका कोई काम नहीं है। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आएंगे। एंड इनमें पूछ रहा है कौन से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने लिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था उसमें वोट नहीं कर पाए थे। तो मनमोहन सिंह जो है वो इसमें वोट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, तो वो राज्यसभा के मेंबर थे, एंड ये सब सारी चीजें जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कहाँ पे होती है, लोकसभा में होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे इसलिए वो वोट नहीं दे पाए, तो ध्यान रखना तुम लोग। बाकी इसमें पूछ रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है, और इसमें पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है। तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो ये पूरी जो सारी स्टेट हैं वो दी गई हैं कहाँ-कहाँ पर है। तो बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना है एंड उत्तर प्रदेश में है। तो ये तुम लोग याद रखना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है? तो अब इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासिंग अ बजट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बजट पास करने का पूरा प्रोसेस जो है वो इसमें से करंट सीक्वेंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले डिस्कशन होता है, और इससे भी पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स वगैरह होते हैं, तो वो इसमें नहीं दिया गया ऑप्शंस में, लेकिन जब तुम लोग पूरा बजट का पूरा प्रोसेस समझोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो डिस्कशन हो जाएगा सबसे पहले, फिर एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास होता है, ठीक है? एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल में ये मतलब इस सरकार को अलाउ किया जा सकता है कि तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो, तो उसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, ठीक है? फिर फाइनेंस बिल में जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उनकी बात कही जाती है, तो टैक्सेस कैसे लगेंगे, ये सब किसमें होता है, फाइनेंस बिल में। ठीक है, तो पहले डिस्कशन होगा, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, फिर फाइनेंस बिल पास होगा, और फिर ये वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट कब होता है, वोट ऑन अकाउंट जो है वो टेम्परेरी तरीके से पैसे रिलीज करवा लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं, जब तक बजट पूरा पास नहीं होता तो वोट अकाउंट पास करके कुछ जरूरी खर्चे जो हैं उसके लिए पैसा निकाला जाता है। तो वोट ऑन अकाउंट जो है वो इसलिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी बॉडी नहीं थी, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो याद रखना प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और अब तो ये बॉडी पूरी अबॉलिश हो चुकी है, तो अभी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड शायद ही कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन जनवरी 26 1951 इन रंगून हुज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इज डीम्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट, ठीक है। तो अगर कोई बंदा रंगून में पैदा हुआ है 1951 में, लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो इंडियन सिटीजन थे, तो उसको भारतीय सिटीजन ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप का क्वेश्चन है, तो याद रखना तुम लोग, उसको भारतीय सिटीजन माना जाएगा। अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन जुलाई 1 1988 इन ईटानगर। तो ईटानगर जो है वो इंडिया में है, और इंडिया में ये पैदा हुआ है 1987 के बाद। तो 1987 के बाद जो इंडिया में पैदा होगा उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, और उसके माता पिता कहीं के भी हों, ठीक है। तो उस मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बट द फादर वाज नॉट, ठीक है। तो एक जो है वो कोई इंडियन है, तो इसको फिर माना जाएगा, इसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो बोथ बोथ जो है वो इंडियन सिटीजन है, बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको बिना अपोज किए, मतलब बिना उनके खिलाफ किसी को खड़ा किए हुए वो चुन लिए गए, ठीक है। तो वो कौन थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे, तो ये तुम लोग याद रखना, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है उनको अनअपोज जो है वो इलेक्टेड हो गए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना तुम लोग। Which one of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to नॉन सिटीजन, ठीक है। तो नॉन सिटीजन्स को कौन सा राइट्स जो है वो अवेलेबल है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड फॉर्म एसोसिएशन, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। आर्टिकल 19 की बात हो रही है। राइट टू मूव रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ये भी आर्टिकल 19 में ही आता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है। तो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, तो ये जो राइट है वो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आकर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, जो करना है उसको करे, ठीक है। तो ये जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली क्या होता है, जब कोई नई लोकसभा जब इलेक्ट होती है, ठीक है। तो जैसे लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो पीएम वगैरह के इलेक्शन तुम लोग देखा होगा, तो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, देन फिर नई लोकसभा जो है वो पूरी इलेक्ट होके आती है, एंड पुरानी जो है जब उसका टर्म खत्म हो जाता है तो उसको वो भंग हो जाती है, सबका रेजिग्नेशन हो जाता है, तो सब वो लोकसभा भंग हो जाती है। तो तब बीच में जो है कोई स्पीकर नहीं होता लोकसभा का, तो एक प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया जाता है, एंड प्रोटेम स्पीकर का काम जो है वो क्या रहता है कि जितने भी नए मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा के लिए उनकी शपथ वगैरह दिलवाना, तो उनकी ओथ वगैरह दिलवाना, एंड नए जो स्पीकर होगा उसका इलेक्शन करवाना, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये प्रोटेम स्पीकर का काम है, ठीक है। तो स्वेयर मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है। जब तक एक रेगुलर स्पीकर को इलेक्ट नहीं कर लिया जाए तब तक वो स्पीकर का काम करेगा, एंड स्वेयर मेंबर्स और जो मतलब जिनकी शपथ वगैरह होती है वो उनका दिलवाने का काम रहता है, एंड स्पीकर का इलेक्शन जो है वो उसको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। फिर नया स्पीकर आ जाएगा, रेगुलर स्पीकर, देन फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपने आप हट जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो इफ अगर प्राइम मिनिस्टर एक राज्यसभा का मेंबर है, जो कि मनमोहन सिंह जो थे वो थे, तो ही शी हैज टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा विद इन 6 मंथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यसभा का अगर कोई मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसको लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा बाद में, तो ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ही कैन डिक्लेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज ओनली इन राज्यसभा, तो ये भी नहीं है, वो लोकसभा में भी कर सकता है, राज्यसभा में भी कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ही कैनॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आया है सरकार के खिलाफ, तो फिर जो पीएम है, पीएम जो कि राज्यसभा का है इस केस में, वो अपनी वोटिंग जो है वो वोट नहीं कर पाएगा इस मोशन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, मनमोहन सिंह जो है वो वोटिंग नहीं कर पाए थे, जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग देख रहे हो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट रिपीट होते हैं सीरियस में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर अ लोकसभा सीट इज रिटर्न टू हिम और हर। तो जितने भी तुम्हारे चुनाव लड़े जाते हैं तो उसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कैंडिडेट्स को जमा करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसको जमानत बोलते हैं, ठीक है। अब जो जमानत है वो उस कैंडिडेट को कब वापस की जाएगी, वो इसमें पूछा जा रहा है। नॉमिनेशन मेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनवैलिड, अगर वो उसकी जो नॉमिनेशन है उसको वो इनवैलिड पाई जाती है और वो रिजेक्ट हो जाती है, देन उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उसको रिटर्न कर दी जाएगी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अ कैंडिडेट हैज विथड्रॉन हिज एंड हर नॉमिनेशन इवन इवन दो इफ इट इज फाउंड वैलिड, ठीक है, तो अगर कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ कर लेता है अपना नॉमिनेशन, तब भी उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो उसकी जमानत है, वो उसको लौटा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, द कैंडिडेट लॉस्ट द पोल्स बट सिक्योर्ड 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन दैट इलेक्शन, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट है वो हार गया, लेकिन उसने 1/6 जो वोट है उससे ज्यादा वोट्स उसको मिल गए, तो तब भी उसकी जो जमानत है वो उसको लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर 1/6 से कम आए, तो फिर उसकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। तो जमानत जब्त होना हमने सुना होगा काफी ज्यादा, तो वो यही होता है, अगर उसको 1/6 वोट्स भी नहीं मिले, देन उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो उसने पैसे जमा किए होंगे, वो उसको नहीं लौटाए जाएंगे और वो जब्त हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखो। तो ये सारी चीजें जो थी वो सही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसको रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जाए, ठीक है। He shall not be eligible for further office either under the government of India or under the government of any state under he has ceased to hold his office, ठीक है, तो उसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए एलिजिबल वो नहीं है, ठीक है। अगर वो मतलब कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का उसका पूरा हो जाता है कामकाज, तो उसको फिर फर्दर नौकरी वो नहीं सीख कर सकता, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 का, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट मेक्स मेंशन ऑफ द, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसकी बात कहता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस की बात करता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन सिटीजनशिप बी प्रोवाइडेड इन इंडिया, ठीक है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, तो भारत में पैदा होना चाहिए। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, अगर कोई भी उसका पेरेंट जो है वो भारत में पैदा हुआ है, देन कोई फिर उसको सिटीजनशिप मिल सकती है बच्चे को, ठीक है। हु हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से अगर भारत में रह रहा है तो भी उसको सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट भी है एंड फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ सीट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो लोकसभा में सीट्स जो है वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, कितनी पॉपुलेशन है एंड कितना एरिया है। द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसने जो फ्रीजिंग कर दी गई थी सीट्स की उसको लिफ्ट किया, जो फ्रीजिंग कर दी गई थी 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग से पहले ही किसने रिजाइन कर दिया, कैस कौन से प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी चरण सिंह जी थे। तो चौधरी चरण सिंह याद रखना, इनको कुछ टाइम पहले
भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखना, चौधरी चरण सिंह। So for which one of the following judgments of the Supreme Court of India, the Keshav Nand Bharati State of India case is considered a landmark? तो केशव नंद भारती केस जो है वो किसके लिए फेमस है? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इससे निकल के आएगा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी अमेंड करो, लेकिन तुम बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ मत कर देना। तो जो संविधान की आत्मा है उसको मत बदल देना, ठीक है? तो अमेंडमेंट कर दो, बिंदास करो, फंडामेंटल राइट्स में करो, जहां करना है वहां करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? एज डिफाइंड इन द प्रेम्बल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट जुरिडिक्शन। तो ये रिट जुरिडिक्शन से फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से इन्फोर्स करवा रहे हो, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट जो है वो होते हैं सिर्फ रिट जुरिडिक्शन से, ठीक है? तो डीपीएसपी भी नहीं होती, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं होती, तो ये याद रखना तुम लोग। The fundamental duties have formed a part of the constitution since its adoption। तो जो जब संविधान बना था तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आती हैं ये, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आता है, ठीक है? सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी वो इसको रिकमेंड करती है, एंड फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देती है, ठीक है? तो आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे इनको ऐड किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है? तो सिटीजंस की बात करते हैं कि सिटीजंस के कुछ ड्यूटीज हैं वो उनको करनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बाकी ऊपर वाले जो थे मतलब 3 और 4 सही है, बाकी गलत है, तो 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑन इंडियन सॉइल? तो आर्टिकल नंबर 21 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी कि जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर इंडिया हो, एंड उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड उसको सिर्फ छीना जा सकता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसकी बातें हैं? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 21 की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो है वो है जीरो आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट स्टार्ट्स है। तो जीरो आवर जो है वो कल स्टार्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट में? जब 12 बज जाते हैं, 12 दोपहर वाले, ठीक है? रात वाले नहीं, दोपहर वाले। तो दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसको जीरो आवर बोलते हैं, ठीक है? तो जब जीरो आवर जो है वो कब स्टार्ट होता है? 12 बजे दोपहर में, ठीक है? तो 12 नून को जीरो आवर स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है द कोर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइज इन द बेसिक एक्सियम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन, ठीक है? तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जो है वो किस पे बेस्ड है? वो किस पे बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। तो वोटिंग का जो राइट्स दिया जाता है उस पे बेस्ड है पूरी ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ठीक है? तो याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशरी इन इंडिया इज करेक्ट? ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया आर प्रिसाइडेड ओवर बाई अ जज। तो ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शन। ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शन जो है वो इंडिया में है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है एंड ये नॉट करेक्ट आएगा, ठीक है? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है? द मुंसिफ कोर्ट हैज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके पास सिविल जुरिडिक्शन होता है, क्रिमिनल जुरिडिक्शन उसके पास नहीं होता, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है? तो कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत गलत है, ठीक है? तो याद रखना। तो मुंसिफ कोर्ट जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिविल जुरिडिक्शन रहता है, एंड ये सबसे छोटा जो है वो मतलब जो औकात में सबसे छोटा कोर्ट जो है वो होता है मुंसिफ कोर्ट। तो फिर हम लोग बात करेंगे द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? तो राज्यसभा या फिर लोकसभा कहीं पे भी उसका इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है? फॉर्मल और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी डज नॉट बाय एनी मींस गारंटी द रूल ऑफ लॉ। तो फॉर्मल और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ लॉ को गारंटी नहीं करती। तो ये तुम लोग याद रख लेना, रूल ऑफ लॉ इज नॉट गारंटीड बाय द फॉर्मल और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 2010 का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है? तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछ रहा है रजिस्टर्ड वोटर इंडिया कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम एनी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया है वो हर जगह से नहीं लड़ सकता। कुछ ऐसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती हैं वहां पर सिर्फ जो
वहाँ का जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि कौन वहाँ से लड़ सकता है। तो ठीक है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ट्राइबल एरियाज वगैरह की, तो वो डिसाइड करती हैं यहाँ से कौन लड़ेगा। ठीक है, तो कहीं से भी हम लोग नहीं लड़ सकते। ठीक है, एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू एन imprisonment of 2 years or more, he will be disqualified to contest election। ठीक है, तो अगर कोई बंदा तो अगर कोई बंदे को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, तो वो फिर कब इलेक्शन लड़ सकता है? उसकी रिलीज के 6 साल बाद। तो जब उसकी पूरी सज़ा पूरी हो जाएगी एंड फिर उसके भी 6 साल हो जाएंगे, देन वो फिर फाइट कर सकता है इलेक्शन। ठीक है, तो ओनली टू वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द पॉलिटिकल पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग जो है वो क्यों डिजायरेबल है? तो इट हैज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो ये जो स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग जो है वो ये काम जो है वो कर देती है कि कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर देती है। इट डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अंधाधुंध डिसीजन कोई भी ऐसे ही उठा के कुछ भी नहीं ले सकते। अगर पॉलिटिकल पावर शेयरिंग है, सबको पूछ पूछ के लिया जाएगा, तो आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग को इससे रोका जा सकता है। ठीक है, इट प्रॉम्प्ट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो पीपल्स के पार्टिसिपेशन को भी ये सुविधा देती है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के ही लिए ही आर्टिकल 32 जो के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, नॉट इन द केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम द अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बाकी जितनी भी राइट्स हैं उसके लिए तुम लोग को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Both the Supreme Court and High Courts can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto only for the purpose of enforcement of fundamental rights। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ये सारी जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इशू कर सकती हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। फिर नेक्स्ट है, इन इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पूछ रहा है। तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ तुम कोई भी ऐसी काम नहीं कर सकते जिससे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है वो खतरे में आ जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम लोग कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तुम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे फॉरेन स्टेट्स जो जितने भी विदेश हैं हमारे, तो उनसे हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, तो वो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो इट इज नॉट अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सिर्फ ये तीन ही थे। एंड बाकी हम लोगों ने ये पूरी डिटेल में चर्चा कर रखी है फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस में, तो तुम जाके देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट काउंसिल इज करेक्ट। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस से ही इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है। द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, याद रखना तुम लोग। ठीक है, इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, तो दो स्टेट के बीच में एक काउंसिल बनाई जाती है ताकि जो भी मतलब इंटरेस्ट उनका कोइंसाइड हो रहा है तो उस पर कोई डिसीजन लिया जा सके। देयर इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रोसेस मैटर्स फॉर कंसिडरेशन टू द काउंसिल। ठीक है, तो एक स्टैंडिंग कमेटी होगी काउंसिल की जिसके चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उसके चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर। ठीक है, तो होम मिनिस्टर जो है वो उसके चेयरमैन होंगे एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल के चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो काउंसिल के चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर एंड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे होम मिनिस्टर। बाकी यहाँ पर कोई भी मिस्टेक वगैरह तुम लोगों को दिख रही हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर। तो ये जो क्वेश्चन है वो फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? स्वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल द रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। ठीक है, तो शपथ दिलवाना जितने भी मेंबर्स नए इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा में, एंड जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तब तक स्पीकर का काम करना, और स्पीकर का इलेक्शन भी इसी को करवाना है। ठीक है, द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू, तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ पे एक्सटेंड होता है? तो डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट। ठीक है,
तो केंद्र के बीच में या फिर राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है देन वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहता है, ठीक है। तो ये तुम लोग की याद रखना। The President of India is elected by a proportional representation through single transferable vote. This implies that all MPs and MLAs have one vote each. ठीक है, तो हर एक एमपी और एमएलए का एक ही वोट होता है, ठीक है। तो याद रखना। और हालांकि एमपी और एमएलए जो हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा राज्य उतने ज्यादा उसके एमपीस एंड एमएलए। तो ये याद रखना तुम लोग। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट इनवेरेबली। स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बॉर्डर स्टेट वाले जो जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वो आ सकती हैं। हार्श टेरेन है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी हैं या फिर बहुत ही ऐसा जंगल वगैरह है, तो यहाँ पर वो भी स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में आ सकते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में। लो लिटरेसी रेट जो है वो इसका इससे कोई रिलेशन जो है वो नहीं है स्पेशल स्टेट की कैटेगरी की, ठीक है। तो याद है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं, वो है डिस्पाइट बीइंग अ रिपब्लिकन स्टेट इंडिया इज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर है इंडिया। एंड हु हेड इज ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो राजा है वो इसका हेड होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, ठीक है। तो इंडिया उसका मेंबर है एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बावजूद भी, ठीक है। सो इस ये जो है वो इसका जो कारण है वो क्या है, दिस मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट द सोवरेन नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो ज्यादा सही स्टेटमेंट जो है वो क्या है इसका, दिस मेंबरशिप ओनली शोज दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। तो जो जितने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मतलब मेंबर्स होते हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो उसमें कौन सी कंट्रीज होती हैं जिनको ब्रिटिश ने कभी रूल किया था, कभी ब्रिटिश का जिन पर शासन रहा था, तो वो उसके मेंबर्स होते हैं। तो दिस मेंबरशिप ओनली शोज दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। तो ये जो मेंबरशिप है ये सिर्फ ये दिखाती है कि ब्रिटिश ने भारत पे कभी शासन किया था, तो इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये सिर्फ दिखाती है ये मेंबरशिप, बाकी इससे कोई सोवरेनिटी जो है वो इंडिया की अफेक्ट नहीं होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो है। फिर है द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। तो पंचायत का टेन्योर जो है वो 5 साल का होगा। एंड वो टेन्योर स्टार्ट कब से होगा, फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो जब पहली मीटिंग होगी पंचायत की, वहां से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वहां से फिर 5 साल के लिए इनका टेन्योर रहेगा। तो अभी ये क्रांति देवी एंड भूषण देवी जो है वो इलेक्शन जीत चुके हैं पंचायत का। तो जब इनकी पहली मीटिंग स्टार्ट होगी तब से ये इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5 साल तक ये लोग रहेंगे, फिर नेक्स्ट इलेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पंचायत सीजन 5 कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के लिए क्या चीज जो है वो सत्य नहीं है। तो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशंस टू द कैबिनेट। ये स्टेटमेंट जो है, बाकी ये आने नहीं वाला क्वेश्चन, क्योंकि भाई 2011 का था तब प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। अब जो है वो प्लानिंग कमीशन जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, तो ये क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आएगा, क्योंकि अब इरेलीवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसका आंसर तुम लोग देख ही सकते हो, स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्लान। तो ये सारी जो चीजें थी, अब नीति आयोग जो है वो आ चुकी है, तो नीति आयोग पे ज्यादा फोकस करो, इट इज बेटर, ठीक है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड रिपन्स प्लान फॉर प्लान्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है, तुम लोग ये क्वेश्चन भी याद रखना। डिस्ट्रिक्ट शुड बी द मैक्सिमम एरिया सर्व्ड बाय वन कमिटी और लोकल बोर्ड। The local board should consist of a large majority of nominated official members and be presided over by an official member as chairman। तो neither of the statement जो है वो करेक्ट नहीं है, तो कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है लॉर्ड रिपन की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट कॉन्ट्रारी टू द नॉर्म्स ऑफ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी के अपोजिट में कौन सा टर्म जो है वो नहीं है। तो ऑल कॉमन ऑल इंडिया सर्विस जो अगर होगी तो वो क्या फेडरल पॉलिटी के अगेंस्ट है, तो नहीं है, वो फेडरल पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो तो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारी जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब एकदम से अलग अलग नहीं है कि स्टेट का जो कोर्ट है वो बिल्कुल ही अलग है एंड इंडिया लेवल का जो कोर्ट है वो अलग है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक है और सभी जो है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से लिंक है। तो कोई सा भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस मतलब फेडरल पॉलिटी के अगेंस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम भी नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही गलत थे।
फिर है द सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल पास इन द लोकसभा ऑन अगस्त 2010 डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर। तो ये भी भाई इररेलेवेंट क्वेश्चन है, 2010 का बिल था, 11 में आ गया, लेकिन अब जो है 2026 चल रही है, तो ये क्वेश्चन तो किसी हाल में नहीं आने वाला। तो चाहो तो तुम लोग नए जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं 2025 वगैरह में उनको देख सकते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तो टोटली इररेलेवेंट क्वेश्चन है, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेट ऑफ द सर्टिलरी आर करेक्ट। तो सर्टिलरी रेट्स जो है वो इसके लिए कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है। देयर शुड बी कोर्ट ट्राइब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस ऑफ डिसाइडिंग फंडामेंटल राइट विद अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। Writ of certiorari is available during the tendency of proceeding before a subordinate court। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत गलत है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत था एंड दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। बाकी ये रेट्स वगैरह हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के वीडियोज में, तो वहां पर तुम लोग जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो पूछ रहा है, ठीक है। So this right covers both child and adult literacy and therefore universally guarantees education to all citizens of India। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 6 से 14 साल के बच्चों की ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 21A में है। दिस राइट इज अ चाइल्ड राइट कवरिंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years and becomes operational from ईयर 2015। तो ये जो है वो भी स्टेटमेंट गलत है, तो 2015 नहीं है इसका आंसर। दिस राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है एंड ये सही स्टेटमेंट इसका क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 21A में इसको फिर ऐड किया गया एंड 6 से 14 साल के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात कहता है। सो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसको चलिए करते हैं। Adjournment is a short recess with the session of the parliament ordered by the presiding officer of the house। तो adjournment क्या होता है, जब पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा होता है तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का या राज्यसभा का वो क्या करेगा, एडजर्नमेंट कर देगा, ठीक है, तो उसको स्थगित कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। इट इज अ शॉर्ट रिसेस, ठीक है, तो एक टेम्परेरी ब्रेक मिल जाएगा अगर कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न्स द हाउस विदाउट फिक्सिंग एनी डेट और टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस, इट इज नोन एज एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, तो साइन डाई बोलते हैं, ठीक है, इसको एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं, ठीक है। तो साइन डाई, एडजर्नमेंट साइन डाई जो है वो क्या होता है, अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दे लोकसभा के सेशन को, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई। तो एडजर्नमेंट साइन डाई इसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, तब ये किया जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो ये एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई को याद रखने ना, सेशन के बीच में अगर किया जाए तो वो क्या होगा, एडजर्नमेंट होगा। एडजर्नमेंट साइन डाई कब किया जाएगा, जब सेशन समाप्त हो जाता है और कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं की जाती कि नेक्स्ट सेशन जो है वो कब होगा, तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, याद रखना। फिर है बाय वर्च्यू ऑफ a law passed by Parliament of India in year 2003, the people of Indian origin residing in 16 countries enjoy dual citizenship status। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो मतलब हमारे नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं तो उनके लिए ये कानून लाया गया था, तो ये तुम लोग याद रखना। फिर है दिस लॉ enables them to participate in economic activities, cast their vote और get elected to various legislative bodies in India। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, तो उनको वोटिंग और इलेक्शन जो है उसके राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते, ठीक है, तो ये तुम लोग याद रखना। स्टेटमेंट वन इज वन जो था वो करेक्ट था, स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट बाय लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार जो है उसके इंक्रोचमेंट को रोकता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इंडिविजुअल की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट। तो ये जो सारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, तो चेक करता है गवर्नमेंट को कि कोई ऐसा काम ना करते कि हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था। द फंडामेंटल राइट्स गारंटी द राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो सिटीजन्स को राइट्स देता है गारंटी के रूप में फंडामेंटल राइट्स, तो ये याद रखना। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तुम लोग याद रखना, स्टेटमेंट करेक्ट है ये, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नीड द रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट टू इफेक्ट अमेंडमेंट। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जिसमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि स्टेट को वो बिल भेजा जाएगा एंड स्टेट की जो विधानसभा होती है वो उसको पास करेगी, तो सभी स्टेट के पास वो मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो उसमें से जितनी भी हमारी स्टेट हैं 29 स्टेट में से आधी स्टेट को, वो कम से कम आधी स्टेट को वो इस बिल को पास करना पड़ेगा, देन ही फिर वो बिल जो है वो एक्ट बन पाएगा। ठीक है, अब उसमें ऐसा क्या क्या ऐसे प्रावधान हो सकते हैं उस बिल में, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर जो है वो चेंज करना है तो ये जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट की, तो आधी स्टेट को ये एग्रीमेंट देना, मतलब आधी स्टेट को उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर है वो कैसे शेयर होगी, अगर इसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो भी हाफ ऑफ द स्टेट को ये पास करना पड़ेगा बिल। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की अगर पावर के साथ कोई छेड़छाड़ या फिर चेंजमेंट किया जा सकता है, किया जाएगा, तो फिर ये आधी स्टेट को उसको एग्री करना पड़ेगा। सेवन शेड्यूल में अगर कुछ चेंज करना है तब भी जो है आधी सीट को ये बिल पास करना पड़ेगा। तो ये चारों ही स्टेटमेंट थे, उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन जो है वो चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा लॉ है जो कि स्टेट की पावर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, उनकी पावर शेयरिंग के साथ, सेंटर स्टेट के रिलेशन, तो वहां पर आधी स्टेट का ये रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी इन इंडिया इज करेक्ट। तो इंडियन जुडिशरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट। तो ठीक है, इंडिया में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट नहीं है जो कि यूएसए में होता है। ठीक है, तो उनका एक फेडरल कोर्ट होता है, एक स्टेट का कोर्ट होता है, तो डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है यूएसए में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये भी बात सही है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो उनपे स्टेट टू स्टेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो स्टेट जो है वो अपने हिसाब से इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट जो थे वो सही थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर रिलेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉल कर सकता है प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये उसको ये राइट जो है वो नहीं है, तो प्रेसिडेंट को ये राइट जो है वो नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत सही है। तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, डिसीजंस हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टू और फोर जो थे वो करेक्ट थे, बाकी ये गलत थे। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि 2011 में आया था। देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ अ पावर शेयरिंग इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग जो है उसकी बात के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी डज नॉट इम्पोज इट्स विल ऑन अदर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पावर शेयरिंग जो है उसके फेवर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के फेवर में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी पूरी ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एंड बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, एंड नए आए उस चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर देना, बाकी शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।